नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। और शुरू करते हैं ये कार्यक्रम, लेते हैं कि करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है हरदीप सिंह जी ने। हरदीप सिंह जी ने बताया है कि उन्होंने अपना पूरा पैसा एफडी में लगाया हुआ है और जिसका साल में जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे घर चलता है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा हरदीप सिंह जी ने बताया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो तब तक घर कैसे चलेगा? हरदीप जी, ऐसा है कि म्यूचुअल फंड्स अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ फंड्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ फंड्स गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड्स डेट मार्केट जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, या आप ऐसा कह लीजिए कि जैसी एफडी होती है, एफडी जैसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब जब मैं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, तब बात होती है इक्विटी फंड्स की, यानी कि ऐसे फंड्स जिनका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ फंड में इन्वेस्ट करके अभी यदि पैसे विड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ गलत होगा, लेकिन ऐसे में आपको डेट फंड्स का चुनाव करना होगा। अब डेट फंड्स का रिटर्न आपके एफडी के बराबर या उससे थोड़ा अधिक भी मिला तो जो पर्पज़ है कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके वो नहीं हो पाएगा। और यदि आप इक्विटी फंड में करते हैं, यानी कि ऐसे फंड में जिसका पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, तो शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म में रिस्क रहता है, क्योंकि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। लॉन्ग टर्म में ये रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो ऊपर भी जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरा और ऊपर आने को टाइम लग गया और आप विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस अधिक होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप क्या कीजिए, आपने जो टोटल पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में पार्क कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां से पैसा विड्रॉ नहीं करना है। तो आप जो कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट मिलता है उससे काम चलता है, तो ऐसा कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए आपने अपने टोटल पैसे का 20-25% निकाल कर इक्विटी फंड्स में या इक्विटी हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया और अब आपका एफडी में पैसा थोड़ा कम हो गया, थोड़ा कम हुआ तो इंटरेस्ट भी थोड़ा कम मिलेगा, जिससे आप कह रहे हैं कि जो घर का खर्च है शायद वो पूरा ना चल सके। तो आप एफडी में से थोड़े पैसे, जो अपना प्रिंसिपल है, उसको भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे आपका फिलहाल कैश फ्लो मैनेज हो जाएगा। और ऐसा कीजिए कि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मतलब उसमें से विड्रॉ कीजिए और 5 साल तक जो इक्विटी या हाइब्रिड में आपने इन्वेस्ट किया होगा म्यूचुअल फंड में, उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो आपको मंथ में जितना पैसा लग रहा था वो कुछ इंटरेस्ट से और कुछ आप एफडी का जो प्रिंसिपल है उसे विड्रॉ कर रहे हैं, उससे काम चल जाएगा। लेकिन 5 साल में, 7 साल में आपका जो इक्विटी फंड है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और तब जब पैसा बढ़ जाएगा तब आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ की संभावना बढ़ जाएगी और साथ ही आपका जो कैश फ्लो है वो मैनेज करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि जैसा आपने कहा आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी कम है, तो किसी प्रोफेशनल की मदद लेकर यदि आप एक एसेट एलोकेशन करेंगे तो शायद ये सही रहेगा। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है मिस्टर SK सिंह ने। SK सिंह जी का सवाल ये है कि अलग अलग फंड हाउसेस के अगर फंड्स लेने हों तो कौन सा म्यूचुअल फंड ऐप सही रहेगा? वैसे तो बहुत सारे ऐप्स हैं जहां से आप मल्टीपल फंड हाउसेस की स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको 2 ऐप के बारे में बता रहा हूं। एक है GoMF, ये MF यूटिलिटी का ऐप है और ये MF यूटिलिटी जो है ये बेसिकली बहुत सारे फंड हाउसेस ने मिलकर एक कंपनी शुरू की है और ये उनका, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं, जो फंड हाउसेस हैं, उन्होंने ही ये ऐप लॉन्च किया है। तो आप GoMF के जरिए कर सकते हैं। और दूसरा NSE का भी एक प्लेटफॉर्म है
NSE NMF2, आप इसके जरिए भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, उनका ऐप है, और दूसरा जैसा मैंने कहा कि MF यूटिलिटी, ये मल्टीपल फंड हाउसेस ने मिलकर एक कंपनी बनाई है और ये उनका ऐप है। आप इनके जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है प्रीतेश शाह ने, और प्रीतेश जी हैं वडोदरा गुजरात के रहने वाले। सवाल यह है कि 10,000 रुपीज़ यदि इन्वेस्ट करते हैं SIP के जरिए हर महीने, तो 5 साल में कितना पैसा बन सकता है। प्रीतेश, देखिए, म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटी नहीं होते हैं। हम जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर हम स्मॉल कैप को, मिड कैप को शामिल करने की बात करते हैं और रिटर्न्स 12% का एज्यूम करते हैं। बट आप बात कर रहे हो 5 साल की, तो 5 साल में मैं कहूँगा कि आप कुछ लार्ज कैप फंड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड उसमें SIP कीजिए। तो ऐसे में यदि मैं कैलकुलेट 10% के रेट से करूं, तो यदि आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं 5 ईयर्स के लिए और 10% का CAGR एज्यूम करते हैं, तो बन जाते हैं करीब 7,71,000 रुपीज़। और यदि कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए मैं 12% एज्यूम कर लूँ CAGR, तो बन रहे हैं 9,59,617। तो 9,59,000 पकड़ लीजिए। तो मतलब आपके 7.5 से 9.5 लाख के करीब बन सकते हैं अगर 10 से 12% का रिटर्न आता है। बाकी आप जानते हैं म्यूचुअल फंड रिटर्न्स गारंटी नहीं होते हैं, ये कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब 5 साल के हिसाब से जैसा मैंने कहा कि आपको बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बैलेंस एडवांटेज फंड में ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड या HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ये कंसिडर किए जा सकते हैं। और साथ ही एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड जो कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। और यदि थोड़ा रिस्क लेना चाहें और मिड कैप फंड को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहें, तो ऐसे में एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन्हें कंसिडर किया जा सकता है। तो पहली बात, जोखिम थोड़ा कम लेना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड। उसके बाद थोड़ा सा जोखिम उससे अधिक लेना है आप चाहते हैं, तो फिर जो मैंने बताया एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। और यदि आपको थोड़ा और ज़्यादा जोखिम लेना चाहते हैं, यदि आप बेटर रिटर्न्स की उम्मीद में, तो लार्ज एंड मिड कैप फंड कंसीडर किया जा सकता है। और आप चाहें तो अपना सवाल दोबारा भेज सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के साथ, मुझे बताकर कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको एक ही स्कीम बता दूंगा। और हाँ, प्रीतेश जी का एक सवाल और भी इसी में क्या है, बेस्ट प्लान फॉर SWP टू इन्वेस्ट रुपीज़ 8 लाख। आपको 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और SWP यानी कि आपको उसमें से सिस्टमेटिकली विड्रॉ करना है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड यहाँ पर अगेन सही चॉइस रहेगी। आप ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, इनमें से किसी फंड में इन्वेस्ट करके और वहाँ से SWP शुरू कर सकते हैं। अब मैं जो अगला सवाल ले रहा हूँ, ये यहाँ पर जिन्होंने पूछा उनका नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उनका YouTube हैंडल है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, और उन्होंने कहा है कि आपकी सहायता से सबका भला हो। धन्यवाद सर जी, आपने ज्ञान को सब तक पहुंचाया, इसके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो मैं जो जानकारी यहाँ पर शेयर करता हूँ, जो सवालों के उत्तर देता हूँ, यदि वो जानकारी को पसंद आती है और आपको लगता है कि उससे आपका और दूसरे जो भी दर्शक हैं उनका फ़ायदा हो सकता है, तो मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका सवाल लेते हैं। सवाल आपने पूछा है कि क्या गरीब लोग जो 10,000 रुपया कमाता हो और सिर्फ 1,000 की SIP करे, वो 30 साल तक करे, तो क्या वो अमीर बन सकता है? तो देखिए, 30 साल तक यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक बात तो तय है, यदि शुरुआत आप 1,000 रुपये से करेंगे तो 1,000 पर तो टिके नहीं रहेंगे, क्योंकि 30 साल में तो इनकम कई गुना बढ़ेगी, और ऐसे में आपकी जो SIP की राशि है वो भी साल दर साल बढ़ती रहेगी। तो डेफिनेटली उम्मीद है कि आप अच्छी खासी पूंजी जुटा पाएंगे 30 सालों में। और इंग्लिश में कहावत है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, मतलब कि आपको यदि हज़ारों मील चलना है
तो शुरुआत एक कदम से ही होती है, और इसलिए यदि आप 1000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। और लंबे वक्त की आप बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, इनमें से किसी भी एक फंड में आप SIP कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राम सिंह रावत जी ने। राम सिंह जी का सवाल यह है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3000 और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ में 2000 की SIP है, तो सजेस्ट क्या करना है कि स्कीम कैसी हैं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, वेल डाइवर्सिफाइड है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है इस स्कीम में, अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड है, बिल्कुल आप बने रहिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक अच्छा स्मॉल कैप फंड है, और साथ ही कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो लार्ज एंड मिड कैप साथ में स्मॉल कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के जरिए आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में हो रहा है, मिड कैप में हो रहा है और साथ ही इंटरनेशनल इक्विटीज़ में हो रहा है। तो ये 3 फंड से आपका एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन रहा है। इन स्कीम्स में आप समय के साथ पैसों को और बढ़ाते रहिए, SIP अमाउंट को बढ़ाते रहिए, ताकि आपको ज़्यादा पैसे जुटाने में मदद मिल सके। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है रणजीत वाघेला ने। रणजीत वाघेला जी का सवाल यह है कि मुझे म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है, इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म के लिए लेकर फिर रिव्यू ना करें तो चलेगा। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड जैसे कि एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही एक मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 150 इंडेक्स फंड, इसमें आप कर लीजिए। तो एक लार्ज कैप इंडेक्स और एक मिड कैप इंडेक्स आपके पोर्टफोलियो में हो जाएंगे, और इनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।